नमस्कार दोस्तों, क्राइम से जुड़े एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जुर्म से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसकी पूरी कहानी झूठ, लालच और झूठ की आड़ में बनाए गए रिश्तों को बचाने के लिए गढ़ी गई थी। ये कहानी रिश्तों में उलझन में उलझी हुई एक ऐसी कहानी है जिसे समझने के लिए खुद पुलिस को काफी टाइम लगा। ये कहानी है शीना बोरा हत्याकांड की। कहानी के मेन किरदार हैं इंद्राणी मुखर्जी, संजीव खन्ना, पीटर मुखर्जी, श्यामवर राय और राहुल मुखर्जी। खुद पुलिस कंफ्यूज थी कि कौन किसकी बीवी है, कौन किसकी बेटी है और कौन किसकी साली है, कौन किसकी माँ है और कौन किसकी बहन है और कौन किसका बाप है और कौन किसकी मंगेतर है। ऐसा कोई रिश्ता नहीं था जो कि इस खूनी खेल से ना जुड़ा हो। और आज हम आपको बेहद ही सिंपल और सरल भाषा में इस पूरे खूनी खेल के बारे में बताएंगे। और मुझे यकीन है आज जो सच्चाई मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ वो इससे पहले शायद ही आपने सुनी होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सोनी स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल अनबिलीवेबल क्राइम में। और आज मैं आपको सुनाऊंगा रिश्तों में उलझी हुई शीना बोरा हत्याकांड की पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर ले। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमें सपोर्ट जरूर करें। इस कहानी की शुरुआत होती है जून 2015 से। उस वक्त मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे राकेश मार्या। जून 2015 को एक दिन राकेश मार्या को एक फोन आता है। फोन करने वाली लड़की होती है और वो राकेश मार्या से कहती है कि शीना बोरा नाम की लड़की पिछले 3 साल से गायब है और उसका मर्डर हो चुका है और उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसकी बहन इंद्राणी मुखर्जी ने करवाया है और प्लीज आप इस केस की जांच करें। और ये कहने के बाद वो लड़की बिना अपना नाम बताए उधर से फोन काट देती है। अब राकेश मार्या को काफी दिग्गज पुलिस अफसरों में गिना जाता है। इन्होंने 26/11 हमले की पूरी जांच की थी और 1993 मुंबई ब्लास्ट जांच में संजय दत्त से पूछताछ भी इन्होंने ही की थी। अब वो लड़की अपने फोन में इंद्राणी मुखर्जी का नाम लेती है, जिस वजह से राकेश मार्या ये समझ गए थे कि यह केस काफी हाई प्रोफाइल केस है। इंद्राणी मुखर्जी उस वक्त मीडिया में काफी जाना माना नाम थी और इनके पति पीटर मुखर्जी को मीडिया टाइकन कहा जाता था। ये स्टार ग्रुप के सीईओ रह चुके थे। राकेश मार्या को ये बात पता थी कि बिना सबूत के इंद्राणी मुखर्जी या पीटर मुखर्जी पे हाथ नहीं डाला जा सकता था, क्योंकि ना तो राकेश मुखर्जी के पास कोई सबूत था और ना ही उनके गुम होने की कभी कोई एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। अब फोन कटने के बाद राकेश मार्या ने जिस एरिया में इंद्राणी मुखर्जी का घर आता है उस एरिया के पुलिस स्टेशन खार पुलिस स्टेशन में पिछले 3 साल में किसी शीना बोरा नाम की लड़की की कोई मिसिंग रिपोर्ट दर्ज है या नहीं, इस बात का उन्हें पता लगाने को कहा। जिसके बाद खार पुलिस स्टेशन ने राकेश मार्या को बताया कि पिछले 3 साल में इस नाम की कोई भी मिसिंग रिपोर्ट इस थाने में दर्ज नहीं करवाई गई है। अब एक बार को तो राकेश मार्या को लगा कि ये शायद यूं ही कोई ब्लैंक फोन होगा, मगर फिर राकेश मार्या की सिक्स सेंस ने कहा चाहे उस फोन में कुछ हो या ना हो मगर इस बात में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। जिसके बाद वो अपनी टीम के एक सबसे भरोसेमंद अफसर दिनेश कदम को अनऑफिशियल तरीके से इस केस की जांच करने का जिम्मा सौंपते हैं और साथ ही उन्हें एक हिदायत देते हैं कि इस जांच की खबर कहीं से भी किसी को नहीं लगनी चाहिए कि मुंबई पुलिस किसी शीना बोरा केस की कोई जांच कर रही है। जिसके बाद दिनेश कदम ने अपने सब मुखबरों को इस काम पे लगा दिया। लेकिन जून से अगस्त आ गया लेकिन दिनेश कदम के हाथ किसी भी तरह की कोई खास जानकारी नहीं लगी और फिर अगस्त के दूसरे हफ्ते में दिनेश कदम के हाथ एक कामयाबी लगी। उनके एक मुखबिर ने पुलिस को बताया कि साल 2012 तक इंद्राणी मुखर्जी का एक ड्राइवर हुआ करता था जिसने कि अब वहां से काम छोड़ दिया है और उसका नाम श्यामवर रॉय था। अब जब ये बात दिनेश कदम ने राकेश मार्या को बताई तो राकेश मार्या ने दिनेश कदम को अभी कुछ टाइम उससे पूछताछ करने से रोक दिया, क्योंकि अभी तक ये पूरी जांच अनऑफिशियल थी और इंद्राणी मुखर्जी अभी देश से बाहर थी। और राकेश मार्या को ये डर था कि अगर हमने उस ड्राइवर को पूछताछ के लिए बुलाया और इस बात की भनक अगर इंद्राणी मुखर्जी को लग गई तो वो कभी भी भारत वापस ही नहीं आएगी। जिसके बाद अब राकेश मार्या और दिनेश कदम
हम इंद्राणी मुखर्जी के भारत वापस आने का इंतजार करने लगे। अब जब इंद्राणी मुखर्जी भारत लौट आई तो पुलिस ने उस ड्राइवर से पूछताछ की तैयारी शुरू की, लेकिन अब पुलिस के सामने परेशानी ये थी कि उस ड्राइवर को पूछताछ के लिए किस केस में उठाया जाए, क्योंकि उसके ऊपर पहले से किसी तरह का कोई खास केस दर्ज नहीं था। जिसके बाद पुलिस ने उसे इल्लीगल पिस्टल रखने के जुर्म में अरेस्ट कर लिया। अब पूछताछ के दौरान पुलिस ने जब उससे शीना बोरा के बारे में पूछा तो शुरू में तो वो पुलिस को घुमाता रहा और इस नाम की किसी भी लड़की को जानने से इनकार करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने पूछताछ के दौरान थोड़ी सी सख्ती दिखाई तो वो टूट गया और फिर उस ड्राइवर श्यामवीर रॉय ने पुलिस को बताया कि हाँ, आपसे 3 साल पहले मैंने मुंबई से 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के एक जंगल में शीना बोरा को ले जाके उसे जला दिया था और उसके कुछ हिस्सों को उसी जंगल में दफना दिया था और ये सब उसने इंद्राणी मुखर्जी के कहने पे किया था और ये पूरा प्लान खुद इंद्राणी मुखर्जी और उसके दूसरे पति संजीव खन्ना ने मिल के बनाया था। जिसके बाद अब पुलिस उसे अपने साथ लेके रायगढ़ के उस जंगल में पहुंचती है जहां पे उसने शीना बोरा के कुछ हिस्सों को दबाया था। अब जब पुलिस वहां पहुंचने के बाद खुदाई करती है तो पुलिस को शीना बोरा की बॉडी के कुछ हिस्सों के कंकाल वहां से मिल जाते हैं। जिसके बाद पुलिस वहां के लोकल पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करती है और उनसे पूछती है कि क्या आप लोगों को अब से 3 साल पहले 24 अप्रैल 2012 को इस जंगल में कोई जली हुई लाश मिली थी क्या? जिसपे वहां के पुलिस स्टेशन वालों ने बताया कि हाँ, अब से 3 साल पहले हमें यहाँ से एक अधजली लाश मिली थी, लेकिन हमारी काफी खोजबीन के बाद भी जब इस लाश का कोई वारिस नहीं मिला तो हमने उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया था। जिसके बाद पुलिस को ये यकीन हो गया कि ये लाश शीना बोरा की ही थी और ये बात भी कंफर्म हो गई थी कि उस दिन जो एक अनजान लड़की का फोन आया था और वो जो बातें कह रही थी वो एकदम सच कह रही थी। अब जैसे कि ड्राइवर श्यामवीर रॉय ने बताया था कि यह पूरा प्लान इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना ने मिलकर बनाया था और इस पूरे घटनाक्रम में वो लोग उस दिन उसके साथ थे। इस बात को सबूत के तौर पे और ज्यादा पुख्ता करने के लिए पुलिस ने अब उन तीनों नंबर्स की कॉल डिटेल्स निकलवाई और जब उन तीनों नंबर्स की कॉल डिटेल आई तो पुलिस ने पाया कि उन तीनों की फोन की लोकेशन एक साथ थी, मुंबई से लेके रायगढ़ और रायगढ़ से लेके मुंबई तक, शाम से लेके रात तक। अब इस फोन की लोकेशन से ये कंफर्म हो गया था कि शीना बोरा के मर्डर श्यामवीर रॉय, इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना इन तीनों ने मिलके ही किया था। उधर अब तक इस खबर के बारे में किसी को भी नहीं पता था क्योंकि राकेश मारे और दिनेश कदम उनकी पूरी टीम ने इस पूरे केस के बारे में किसी को भी कानों कान खबर नहीं लगने दी थी ताकि ये खबर किसी भी तरह इंद्राणी मुखर्जी तक ना पहुंचे और उसे भागने का कोई मौका ना मिल सके। अब सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद 25 अगस्त 2015 की रात 9 बजे पुलिस की एक टीम बांद्रा में इंद्राणी मुखर्जी के घर से इंद्राणी मुखर्जी को अपनी छोटी बहन शीना बोरा के अपहरण और मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लेती है और उधर संजीव खन्ना को भी गिरफ्तार कर लेती है। जिसके बाद अब इन तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है और इन तीनों की कस्टडी मांगी जाती है। जिसके बाद पुलिस को इन तीनों की पुलिस कस्टडी मिल जाती है। उधर अब मीडिया में खबर आती है कि इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी बहन का कत्ल कर दिया है। अब जब पुलिस इंद्राणी मुखर्जी से पूछताछ करती है तो वो शीना बोरा की मौत से इनकार कर देती है और पुलिस को बताती है कि वो अमेरिका में है। जिसके बाद जब पुलिस थोड़ी सी सख्ती दिखाती है तो इंद्राणी मुखर्जी पुलिस के आगे टूट जाती है और पुलिस को बताती है कि शीना बोरा मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी बेटी है। जिसके बाद जैसे ही ये खबर मीडिया में आती है यह पूरी कहानी ही उलझ जाती है। अब मीडिया इंद्राणी मुखर्जी के पति पीटर मुखर्जी से इस बारे में पूछती है तो पीटर मुखर्जी बताते हैं कि साल 2002 में जब हमारी शादी हुई थी तो इंद्राणी मुखर्जी ने मुझे बताया था कि उसका एक भाई और एक बहन है। भाई का नाम मेघाई बोरा और बहन का नाम शीना बोरा है। अब ये बेटी की बात मुझे नहीं पता, ये बेटी कैसे हो सकती है। उधर अब मीडिया में खबर चलनी शुरू हो जाती है कि इंद्राणी ने झूठ क्यों बोला, इंद्राणी ने अपनी ही बेटी का मर्डर क्यों किया, उसने अपनी ही बेटी को अपनी बहन क्यों बताया। अब इस रिश्तों की
गुत्थी को समझने के लिए आपको हमारे साथ थोड़ा सा पीछे चलना होगा। इंद्राणी मुखर्जी का जन्म 22 नवंबर 1972 को असम के गुवाहाटी में हुआ था। जन्म के बाद इसका नाम पोरी बोरा रखा गया था। जिसके बाद वहीं रहते हुए इंद्राणी ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब करने लगी और इसी जॉब के दौरान 1986 में इंद्राणी की मुलाकात सिद्धार्थ दास से हुई और फिर इन दोनों में प्यार हो गया। जिसके बाद ये दोनों एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। जिसके बाद बिना शादी के ही इंद्राणी मुखर्जी के 2 बच्चे हुए, जिसमें एक लड़की और एक लड़का था। लड़की का नाम शीना बोरा और लड़के का नाम मेघाल बोरा था। अब 3 साल तक सिद्धार्थ दास के साथ लिविंग रिलेशन में रहने के बाद 1979 में इंद्राणी मुखर्जी सिद्धार्थ दास से अलग हो गई और अपने दोनों बच्चों को अपने माता पिता के पास छोड़ के खुद कलकत्ता आ गई। अब कलकत्ता में रहने के दौरान इंद्राणी की मुलाकात संजीव खन्ना से हुई और कुछ टाइम संजीव खन्ना को डेट करने के बाद 1993 में इंद्राणी ने संजीव खन्ना से शादी कर ली। जिसके कुछ टाइम बाद इंद्राणी ने एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम विधि रखा गया। अब साल 2000 में इंद्राणी कलकत्ता से मुंबई आ गई और मुंबई रिलायंस के लिए बतौर HR काम करने लगी और फिर इसी दौरान स्टार कंपनी ने भी अपनी कंपनी का HR का सारा काम इंद्राणी की कंपनी को ही सौंप दिया। उधर उस वक्त स्टार कंपनी के CEO खुद पीटर मुखर्जी ही थे। अब स्टार कंपनी के CEO होने की वजह से पीटर मुखर्जी की मुलाकात इंद्राणी से होने लगी और फिर दोनों के बीच प्यार हो गया। जिसके बाद साल 2002 में इंद्राणी मुखर्जी ने पीटर मुखर्जी से शादी कर ली। वहीं शादी से पहले पीटर मुखर्जी भी शादीशुदा थे और उनके 2 बेटे भी थे। एक का नाम था राहुल मुखर्जी और दूसरे का नाम था रॉबिन मुखर्जी। शादी के वक्त इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी विधि को अपने साथ पीटर मुखर्जी के घर ले आई, जो कि इंद्राणी को संजीव खन्ना से हुई थी और पीटर मुखर्जी ने भी विधि को अडॉप्ट कर लिया। मगर इंद्राणी ने पीटर मुखर्जी को अपने आसाम में रह रहे दोनों बच्चों के बारे में नहीं बताया। उधर अब आसाम में रह रहे इंद्राणी के दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। जिसके बाद अब इंद्राणी उन दोनों को मुंबई अपने पास ले आई और अपने पति पीटर मुखर्जी को बताया कि ये दोनों मेरे सौतेले भाई और बहन हैं। जिसके बाद अब इंद्राणी मुखर्जी अपने दोनों बच्चों के साथ सौतेली भाई बहन बनके मुंबई में ही रहने लगी। अब इसी दौरान कई बार पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल मुखर्जी भी अपने पिता को मिलने अपने पिता के पास आता रहता था और यहीं पे अब शीना बोरा भी अपनी माँ की छोटी बहन बन के रह रही थी। अब इसी दौरान उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। शीना बोरा और राहुल मुखर्जी जो कि पीटर मुखर्जी का बेटा था, अब धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और उधर राहुल मुखर्जी को भी ये लगता है कि शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी की छोटी बहन है। अब जब इस बात का पता इंद्राणी मुखर्जी को लगता है कि राहुल मुखर्जी और शीना बोरा एक दूसरे को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो वो इस रिश्ते के खिलाफ हो जाती है और अब यहीं से इस पूरे खूनी खेल की शुरुआत होती है। उधर इंद्राणी मुखर्जी के दिमाग में यह भी था कि अगर राहुल मुखर्जी और शीना बोरा शादी कर लेते हैं तो ये दोनों सारी प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएंगे। जिसके बाद अब इंद्राणी मुखर्जी शीना बोरा को मारने का प्लान बनाती है और इस प्लान में वो अपने ड्राइवर और अपने दूसरे पति संजीव खन्ना को साथ में लेती है। जिसके बाद 24 अप्रैल 2012 को संजीव खन्ना प्लान के तहत कलकत्ता से मुंबई आता है और मुंबई के वर्ली में होटल हिल टॉक में रुकता है। जिसके बाद इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा को फोन करती है और उसे शाम को मिलने के लिए बुलाती है और उसे कहती है कि चलो हम तुम्हारी शादी के लिए तैयार हैं, आओ शाम को मिलके बात करते हैं। जिसके बाद शीना बोरा खुश हो जाती है और शाम को 6 बजे बांद्रा से लिंकिंग रोड पे स्थित नेशनल कॉलेज के पास पहुंच के अपनी माँ का वेट करने लगती है और फिर थोड़ी देर बाद उसकी माँ एक कार में उसके पास आती है जिसमें खुद इंद्राणी, उसका ड्राइवर और उसका दूसरा पति मौजूद था। अब शीना बोरा उस कार में अपनी माँ को देख के उस कार में बैठ जाती है। जिसके बाद उसकी माँ उसे पानी ऑफर करती है जिसमें उसने पहले से ही बेहोशी की दवा मिला रखी थी। अब उस पानी को पीने के बाद शीना बोरा बेहोश हो जाती है। जिसके बाद ये लोग कार को एक सुनसान जगह पे रोकते हैं और फिर ड्राइवर शीना बोरा के पैरों को कस के पकड़ता है और खुद इंद्राणी मुखर्जी, जिसने खुद अपनी कोख से शीना बोरा को जन्म दिया था, उसकी माँ उसका गला दबा के उसकी हत्या कर देती है और उसकी लाश को यूं
यूं ही सीट पे बिठा देती है, जिससे देखने वाले को लगे कि कोई बैठा हुआ है। अब ये लोग शीना बोरा को मारने के बाद फिर से घर वापस आ जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं, और जब तक ये लोग शीना बोरा की डेड बॉडी को यूं ही कार में ही बैठे रहने देते हैं। अब रात के 10 बजे ये लोग फिर से घर से निकलते हैं। राइट में खुद इंद्राणी मुखर्जी बैठती है और लेफ्ट में संजीव खन्ना, और बीच में ये लोग शीना बोरा की डेड बॉडी को बिठा लेते हैं और उसका एक हाथ कंधे पे रख लेते हैं, ताकि देखने वाले को यही लगे कि कोई सो रहा है। अब ये लोग मुंबई से 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ के एक जंगल में पहुंचते हैं, जिसके बाद ये लोग उसकी लाश को तेल डाल के जला देते हैं और उसके बचे हुए कुछ हिस्से को गड्ढा करके उसमें दबा देते हैं, मगर कुछ हिस्सा वहीं ऊपर रह जाता है जो बाद में वहां की पुलिस को मिला था। अब ये लोग वापस मुंबई आते हैं और जिसके बाद अगले दिन संजीव खन्ना वापस कलकत्ता चला जाता है। अब जब राहुल मुखर्जी शीना बोरा को फोन करता है तो उसका फोन बंद आता है। अब जब 2-3 दिन लगातार शीना बोरा का फोन बंद आता है तो राहुल इंद्राणी मुखर्जी को फोन करता है और उससे शीना बोरा के बारे में पूछता है, जिसपे इंद्राणी मुखर्जी राहुल को बताती है कि शीना बोरा अमेरिका चली गई है हमेशा हमेशा के लिए। अब राहुल इंद्राणी से कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उसका पासपोर्ट तो मेरे पास है, और दूसरा उसने तो कभी भी अमेरिका जाने का जिक्र तक नहीं किया, तो आज वो अचानक कैसे हमेशा के लिए अमेरिका चली गई, जबकि उसका पासपोर्ट भी मेरे पास है। इस पे इंद्राणी कहती है कि हो सकता है उसके पास 2 पासपोर्ट हो, मगर ये बात राहुल को कुछ हजम नहीं होती। जिसके बाद वो 27 जून 2012 को खार पुलिस स्टेशन पहुंचता है और शीना बोरा से 3 दिन से बात नहीं हो रही है इस बारे में बताता है पुलिस को, जिसपे पुलिस उसे कहती है कि हो सकता है वो कहीं इधर उधर चली गई होगी, बाकी हमें जैसे ही कुछ पता चलता है हम तुम्हें बताते हैं। लेकिन पुलिस उसकी मिसिंग की FIR दर्ज नहीं करती, और फिर 1 हफ्ते बाद राहुल फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो पुलिस उसे बताती है कि हमने इंद्राणी मुखर्जी से इस बारे में पता किया था, उन्होंने बताया कि वो अमेरिका चली गई है, इसलिए तुम ज्यादा परेशान मत हो, वो ठीक है। इधर अब कुछ दिन बाद राहुल को शीना बोरा के मोबाइल से एक मैसेज आता है कि मैं अब हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चली गई हूँ और अब हमारा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए प्लीज अब मुझे कभी भी फोन मत करना। वहीं दूसरी तरफ शीना बोरा जिस कंपनी में जॉब करती थी उस कंपनी में भी शीना बोरा की ईमेल ID से एक मेल जाता है उसके रिजाइन का। उधर कंपनी को भी लगता है कि हो सकता है वो अमेरिका चली गई हो, और इधर राहुल को भी अब यही लगता है, और इसी तरह पूरे 3 साल बीत जाते हैं। जिसके बाद जून 2015 में राकेश मारिया को एक गुमनाम फोन आता है, और फिर जब वो इस पूरे केस की जांच अनऑफिशियल तरीके से करते हैं तब जाके इस मर्डर का पूरा सच दुनिया के सामने आता है। अब पूरा मामला सामने आने के बाद पुलिस पीटर मुखर्जी से भी पूछताछ करती है, मगर उन्हें गिरफ्तार नहीं करती। जिसके बाद ये पूरा मामला CBI को सौंप दिया जाता है। अब CBI इस केस की शुरू से इन्वेस्टिगेशन करती है और CBI अपनी जांच में ये पाती है कि इस पूरे हत्याकांड की खबर खुद पीटर मुखर्जी को भी थी और उन्होंने ये बात हमेशा छुपा के रखी। जिसके बाद CBI पीटर मुखर्जी को भी गिरफ्तार कर लेती है और पीटर मुखर्जी पे भी वही सब चार्जेस लगाती है जो CBI ने इंद्राणी मुखर्जी, उसके दूसरे पति संजीव खन्ना और उस ड्राइवर श्यामवर रॉय पे लगाए थे। तो दोस्तों देखा आपने, जिस प्रॉपर्टी के लिए इंद्राणी मुखर्जी ने ये पूरा मौत का खेल रचा, आज वो अब खुद ही जेल में है। उधर पीटर मुखर्जी भी अब जेल में है और उनकी ये सारी प्रॉपर्टी अब कानूनी तौर पे पीटर मुखर्जी की पहली पत्नी शबनम और उनके 2 बेटे राहुल और रॉबिन के पास ही रहेगी। हालांकि अब शबनम और उनके दोनों बेटे देहरादून में रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो जरूर कर लें। हमें आपके सपोर्ट की काफी जरूरत है, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन के हमें सपोर्ट जरूर करें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।